सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्पीकिंग ऑफ नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो एक उस तरह के सियासतदान है, क्योंकि मेरा बहुत दफा इत्तेफाक हुआ है मियां साहब से भी मुलाकात करने का। उनके साथ मैंने बहुत अपने जर्नलिस्टिक अपने जो उनके साथ इवेंट्स थे, इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ, मैंने उनके साथ कवर किए हैं। उनको मैंने बड़ा करीब से देखने का मेरा इत्तेफाक हुआ है। मियां साहब की जो तबीयत है ना, नवाज शरीफ साहब की, वो इस तरह की है कि वो हर किसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मैं बड़े एक जिसे कहते हैं एक अपनी जर्नलिस्टिक अपनी चीज से मैं आगे बढ़कर एक स्टेप अपना ऊपर चढ़ के ये वाली बात कर रही हूँ कि मियां साहब के साथ अगर कोई इंसान कोई एक दफा बात करे तो वो इतने एक अच्छे खुश असलूबी से और इतने उनकी तबीयत में उनके मिजाज में इतना तहम्मुल है और इतना एहतराम है कि वो एक दफा किसी से जब बात करते हैं तो वो इंसान एक फितरी तौर पर मियां साहब के साथ एक हम आहंगी रखने लगता है। मतलब वो इस तरह का उनका मिजाज है मियां साहब का ना, एक साथ लेके चलने का, इंक्लूसिविटी का, शमूलियत का, इस तरह का उनका मिजाज है। मैं ये जजाती तौर पे जानती हूँ। सो यही बात हमने हमेशा बलूचिस्तान में भी देखी है। और गुज़िश्ता मेरे प्रोग्राम में एक डॉक्टर मालिक बलोच जो एक्स सीएम है बलूचिस्तान के और अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं नेशनल पार्टी के, बड़ी उसूली नजरियाती पार्टी है नेशनल पार्टी। आई हैव ऑलवेज हेल्ड दिस पार्टी इन ग्रेट एस्टीम। और मरहूम हासिल विजेंजो भी इस पार्टी के थे और मतलब उनकी भी जो लेगेसी है वो हम सब के सामने है। वही मालिक बलोच मेरे प्रोग्राम में ये बात करके गए कि जब मियां साहब पीएम थे 2013-14 और ऑनवर्ड्स, तो उस वक्त तो उन्होंने तकरीबन बलूचिस्तान और वहां के नाराज बलोच का जो मसला था वो हल कर लिया था। उन्होंने डॉक्टर मालिक बलोच को टास्क दिया था और डॉक्टर मालिक बलोच ने उनके कहने पे वो टास्क आगे बढ़ाया। बट देन उन्होंने ये प्रोग्राम में हमारे इंकशाफ किया कि मियां साहब ने मुझे शाबाशी दी बाकायदा कि मेरे इस काम के लिए कि भैया आपने तो मसला ऑलमोस्ट हल कर लिया, सबको आप लोग आपने इकट्ठा कर लिया है। सो देखेंगे मियां साहब की एक तबीयत है, वो एक रिकंसिलिएटरी इंसान है, अगले की बात सुनने वाले इंसान है। ये उनकी तबीयत मैं जानती हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, बार बार ये बात कह रही हूँ कि मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि वो चूंकि उनका जो एक अप्रोच है ना वो है ही रिकंसिलिएटरी। ही इज नॉट समबडी, आप कई लोगों से मिलते हैं, मैं किसी सियासतदान का नाम नहीं लेती, अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपनी बात यहीं पर रोक रही हूँ। लेकिन कई सियासतदान हैं जिनसे आप मिले ना, उनका माइंडसेट एक बहुत डिक्टेटोरियल किस्म का होता है ना कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं वो, मैंने ऐसा किया, मैं फलाना हूं, आप कौन है, आप कुछ भी नहीं है। मतलब एक इस तरह का तासुर देते हैं, एक अपने आप को बड़ा समझना। मियां साहब इज नॉट सच अ पर्सन। सो मियां साहब की जो अप्रोच है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर उनको मौका दिया जाता है बलूचिस्तान के इस मसले के ऊपर अपनी रिकंसिलिएटरी अप्रोच को आगे बढ़ाने का, सो आई थिंक ही कैन डू वंडर्स। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मियां साहब इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। मैं इस हद तक कहती हूँ, मैंने शायद पहले भी आपके इस वीलॉग से बात करते हुए ये वाली बात की है कि अगर इवन इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ ये जो मसाइल हैं उसमें अगर मियां साहब को आगे आकर अपना एक रिकंसिलिएटरी रोल अदा करने दिया जाए तो वो भी मैं बड़े यकीन से कहती हूँ कि मियां साहब बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। बट ओनली एंड ओनली इफ ही इज अलाउड टू प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन फॉर विच आई हैव एटलीस्ट नोन हिम फॉर, या उनके जो लोग हैं जो उनको जानते हैं जिसके लिए, वो उनको जाहिर है उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर ये करने दिया जाता है तो बहुत मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, ख्वाह वो बलूचिस्तान का मसला हो या प्रेजेंट डे इमरान खान साहब की उनकी पार्टी के साथ पोलराइजेशन वाला प्रॉब्लम हो, दोनों को मुझे लगता है वो बड़े अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। बात यह है कि वो कितना आके ये करते हैं, उनको कितना स्पेस दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ सवाल है। कौमी सलामती की मीटिंग में तो मियां साहब नहीं आए थे, लेकिन ये कि हम एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, उसके सवाल के जवाब में मेरा ये ओपिनियन है। देखिए राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है वो फिर से एक दफा एक ऐसा ही बयान है जिसका कोई बहुत ज्यादा उसमें सर पाव नहीं है उस स्टेटमेंट का। अब ये इमरान खान साहब 9 मई पे माफी मांगे, ये तो मेरा ख्याल है हुकूमत का ये बोल बोल के गला सूख गया है। तो इमरान खान साहब ने जब उस वक्त नहीं मांगी तो वो अब क्यों मांगेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने साथ ये कहा कि सदके दिल के साथ माफी मांगे, तो मतलब ये राना सनाउल्लाह साहब ने कोई इस तरह का कोई स्टेथोस्कोप इजाद कर लिया है
कि वो इमरान खान के साहब के दिल के ऊपर रखेंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये सच्चे दिल की माफी है या झूठे दिल की माफी है। सो आई थिंक ये बड़ी एक टिपिकल सी सियासी स्टेटमेंट है और इसके आगे कुछ भी नहीं। और ऐसी ना उन्होंने कोई इमरान खान साहब ने माफी मांगनी है, ना उन्होंने अगर पहले नहीं मांगी है तो वो अब क्यों मांगेंगे। नंबर 1, एक तो पहली तो ये बात है ना। और अगर वो माफी मांग भी लेते हैं तो मैं हुकूमत से भी ये सवाल करती हूँ कि हुकूमत तो अपने बयानिए के ऊपर बहुत बुरी तरह से मतलब एक तरह से गिर जाएगी कि अगर वो कहें कि हम माफी मांगते हैं और ये हम माफ भी कर देंगे, तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ एक ऐसा लगता है जैसे ईगो की जंग है ना, सियासत की जंग है कि अगर इमरान खान माफी मांग लेते हैं तो उनकी सियासत फिर कहीं की नहीं रहेगी। उनको अपने वोटर्स के आगे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा कि एक तरह से वो कन्फेस कर रहे हैं कि वाकई 9 मई मैंने ही किया था। सो यू नो ये जो कन्फेशन है ये इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पर उनके लिए तो सुसाइड होगी। तो पीएमएलएन को ये अच्छा लगेगा कि अगर सियासी तौर पर वो पीटीआई को किसी तरह से कोई डैमेज कर पाए, और इससे बड़ा डैमेज क्या हो सकता है। तो आई थिंक एक वो सियासी सी एक मैं शुरली समझती हूँ ये राणा साहब की तरफ से, और इसके आगे ये कुछ भी नहीं है। और इस बयान में मैं समझती हूँ किसी भी तरह की कोई संजीदगी नहीं है। अगर वो ऐसा कर भी देते हैं बाय द वे, और अगर इस माफी की बुनियाद पे अगर राणा साहब और उनकी गवर्नमेंट इनको रिहा भी कर देते हैं इमरान खान साहब को, तो इसका पता है क्या मतलब होगा। अभी इमरान खान साहब क्यों अंदर है? अभी तो इमरान खान साहब अभी जो ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है 190 मिलियन पाउंड्स का, उसकी सजा काट रहे हैं, राइट, जहां तक मैं जानती हूँ। राणा साहब की किताबों में अगर कोई और सजा है तो राणा साहब हमें बेहतर बता दें अगर उन्होंने किसी और मद में उनको बंद करके रखा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो केस है वो भी बिल्कुल फार्स है, वो भी झूठ है, उसके भी कोई मेरिट्स नहीं है। तो राणा साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान है, मुझे लगता है ऐसे अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारना बंद करें और अपने थोड़ी सीरियस बातें किया करें। शायद वो आजकल रमजान है और अक्सर जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो रोजों में हो रहे हैं, तो शायद राणा साहब को शायद रोजा ज्यादा लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है। क्योंकि क्या मतलब है इसका, रिहा कर देंगे उनको तो वो 190 बिलियन पाउंड्स केस का क्या हुआ जिसके ऊपर आप लोग रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी फनी स्टेटमेंट आई वुड से। देखिए, विंडफॉल टैक्स एक उस तरह का टैक्स है जो कि वो बिजनेसेस पे लगाया जाता है जिनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो, तो यानी कि अनएक्सपेक्टेड किस्म के प्रॉफिट्स या मुनाफों पर किसी एक सेक्टर पर ये टैक्स लागू होता है। बहुत अच्छी बात है अगर वजीर आजम और उनकी टीम ने, मुआशी टीम ने एक अच्छा टैक्स जमा किया है इस मद में। बट आई थिंक इसका जो हकीकी असर है, एक तो पहले तो मैं उनको कमेंट करना चाहती हूँ इस बात पे, जहां तारीफ बनती है वहां करना चाहिए कि कोई भी ऐसा सेक्टर है जो किसी भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन की वजह से बहुत अच्छा अनएक्सपेक्टेड किस्म का बिजनेस करे, प्रॉफिट्स कमाए, तो उसको उसकी मद में ये विंडफॉल टैक्स जो है वो देना होता है। ये इसका प्राइमरी जो है, ये जो टैक्स है, ये इसका फॉर्म है। लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात है, वाइल आई कमेंट द पीएम एंड हिज इकोनॉमिक टीम। दूसरी बात जो अब इसके अगले करने वाला स्टेप है वो ये है कि जो इससे पहले वाले वो मेजर्स हैं जो कि रिग्रेसिव टैक्सेशन के मेजर्स हैं, मुझे लगता है हुकूमत को उनको वापस लेना चाहिए। अगर हकीकी मायनों में ये जो टैक्स है ये अवाम के फायदे के लिए वो चाहते हैं कि जाए, तो उनको जो रिग्रेसिव टैक्सेशन वाले मेजर्स हैं वो इनके इस प्रॉफिट के और इस अच्छे टैक्सेशन के हदफ के मद में उनको वो अपने पुराने रिग्रेसिव टैक्सेस वाले जो फैसले हैं जो भी पिछले कुछ दिनों पहले हुए हैं उनको वापस लेना चाहिए। जैसे कि जो पेट्रोलियम के ऊपर जो लेवी है वो बढ़ाया गया था, और जैसे कि आपको पता है बैनुल अक़वामी सतह पर जो खाम तेल है उसकी कीमतें इस वक्त बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल का शिकार है। उनका कोई भी फायदा इस दफा अवाम को पास ऑन नहीं किया गया, और हुकूमत ने ये कहकर पास ऑन नहीं किया कि जी हम यहाँ तो फायदा नहीं देंगे आपको, लेकिन हम जो बिजली के सार्फिन हैं उनके लिए बिजली की निर्खों में उनकी कमी कर देंगे। ये मैं समझती हूँ एक अजीब सा डिसीजन था जिसकी कोई एज सच कोई मंतक नहीं था, कोई रैशनल नहीं था। इस फैसले को जब किया गया तो वहीं पर उन्होंने, पीएम ने और मतलब उनकी टीम ने, ये इकोनॉमिक टीम ने ये अनाउंस किया था। उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने पेट्रोलियम कीमतों को जो कांस्टेंट रखा, क्योंकि वो तेल तो ऑब्वियसली हुकूमत ने इस वक्त काफी कम दामों में खरीदा है आलमी मार्केट से, तो उन्होंने जो कीमत उसके बावजूद कांस्टेंट रखी, वो इस तरह से कांस्टेंट रखी कि उन्होंने जो आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का एक जो बहुत एक बुरा फॉर्म है, जो लेवी है पेट्रोलियम लेवी, उसको बढ़ा दिया। सो यू नो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर वो आवाम के ऊपर जो इजाफी बोझ डाला गया था, मेरा ख्याल है ये बड़ा नादिर मौका मिला है हुकूमत को कि अगर उन्होंने विंडफॉल टैक्स की मद में बड़ा अच्छा पैसे जमा कर लिए हैं और बहुत अच्छी उन्होंने कलेक्शन कर ली है, तो ये जो आवाम के ऊपर जो एक नाजायज टैक्स को इन्होंने बढ़ाया था, ये बहुत नादिर मौका है हुकूमत के पास कि उसको कम करें, और जो आवाम का हक है कि जो तेल की कीमतों में कमी
आलमी सतह पर हो रही है वो अवाम का हक है कि कोई एहसान नहीं है अवाम पे। द पब्लिक वेरी ड्यूली डिजर्व्स दिस कि वो जो फायदा है वो उनको मुंतकिल किया जाए। सो आई थिंक पीएम एंड हिज टीम मस्ट डू दिस इमीडिएट स्टेप कि वो फायदा जो है वो अवाम को उनका हक दें और वो फायदा अवाम को राइटली मुंतकिल किया जाए। देखिए यहाँ दोनों तरफ जैसे कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है। जहां पर एक तरफ हम ये बात करते हैं कि पीटीआई को इस वक्त सड़कों पे एहतजाज की सियासत नहीं करनी चाहिए, अमनो अमान की सूरत हाल बहुत बहुत खराब है, संगीन है, दहशतगर्दी का मसला रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, हमें आंखों में घूर रहा है। और पीटीआई से बेहतर ये बात कौन जानता है जिनके अपने सूबे में इस वक्त ये हालात हैं कि शाम के बाद आप लोग सफर नहीं कर सकते। खुद अपने चीफ मिनिस्टर के हल्के के ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, तो उनसे बेहतर ये सूरत हाल कौन जानता है। जहां पर एक तरफ हम पीटीआई को ये वाली बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लीज इस वक्त कौमी मफाद का सोचें, इंसानी जानों का सोचें, अवामी जानों का सोचें और उसके हक में फैसला करें, उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। एक नैरो अप्रोच ना रखें, अपनी अप्रोच को थोड़ा वाइड करें, चौड़ा करें, अपने कैनवस को ब्रॉड करें। जहां पर हम पीटीआई को इस बात की तलकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब मैं कहती हूँ ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दूसरे हाथ को ये भी बताना जरूरी है, यानी हुकूमत को उनको भी बताना जरूरी है कि पीटीआई अगर सड़कों पे आप कह रहे हैं ना निकले, तो आप उनको जो वो असेंबल हो रहे हैं या जो भी वो बातचीत करना चाह रहे हैं, आप उनको उसके अलावा अदर देन स्ट्रीट पॉलिटिक्स उसके अलावा तो उनको स्पेस दे। जैसे कि इसलिए कह रही हूं क्योंकि गुज़िश्ता रोज ये इन्होंने पीटीआई पंजाब वगैरह ने एक सियालकोट में कोई इफ्तार डिनर रखा था और उसमें वो कोई गैदरिंग करना चाह रहे थे, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग थी, तो उसको मरियम नवाज साहिबा की जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने होने नहीं दिया, उसको रोक दिया। और इसके ऊपर पीटीआई ने, उनके कई सारे लोगों ने पोस्ट वगैरह भी किया सोशल मीडिया पे। तो इस तरह की चीजों पे अब वो अंदर घर में बैठ के अगर अफ्तार डिनर कर रहे हैं 4-5 आपके मुखालफीन या जितने भी हो, 50 भी हो, तो मतलब वो घर के अंदर हैं, एक आपस में एक सिटिंग कर रहे हैं। अगर आप उनको इतनी भी स्पेस नहीं देंगे तो फिर आप भी तो दूसरे हाथ को भी तो ये समझना चाहिए कि आप उनको जरूरत से ज्यादा स्ट्रैंगुलेट तो ना करें ना। जो उनको जगह है, जो उनकी एक बनती है जगह, जैसे अब मैं आपको बताऊं, मुझे केपी से एक वजीर है, उन्होंने ये बात बोली कि हमने ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने के लिए राब्ता करने की कोशिश की शेरपाओ साहब से, तो कहते हैं हमें तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना रहा और हमने मतलब बहुत बुरी तरह से हमने वहां पे रुकावटें का सामना किया। कि हम क्या करना चाह रहे थे, हम तो शेरपाओ साहब से मुलाकात करना चाह रहे थे ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने के सिलसिले में। तो अगर ये बेयर मिनिमम चीजें भी आप उनको नहीं करने देंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप उनको अगर स्ट्रैंगुलेट करेंगे, वो भी कहेंगे अच्छा चले हम ये नहीं करने दे रहे, अब तो हम सड़कों पर निकलेंगे। वही वाली बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जहां पर हम एक तरफ पीटीआई को तलकीन कर रहे हैं कि मुल्क की मफाद का सोचें, दहशतगर्दी का सोचें और इस वक्त सड़कों पर ना निकले, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत को भी कह रहे हैं कि आप भी उनको जरूरत से ज्यादा उनका आप दम ना घोटें। अगर वो घर में अपने बैठ के किसी तरह की ऑपोजिशन कर रहे हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्या इतना एतराज और तकलीफ है, वो तो कम अज कम आप उनको करने दें। सो आई थिंक बोथ एंड्स नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। और ये जो एक बर्बरियत वाली सियासत है ना, ये दोनों को करने से शदीद इस वक्त परहेज और गुरेज करना चाहिए।